हाँ तो कबाड़ियों, ओह सॉरी यार, जुगाड़ियों। जुगाड़ी तो आप समझते हो ना, मतलब मेरे दोस्त। तो भाई साहब, कल हम पढ़ चुके थे क्या, कि कल पढ़े थे हमने, एक तो पढ़ा था शब्द समीकरण, दूसरा पढ़ा था ढांचा रासायनिक समीकरण। ढांचा रासायनिक समीकरण में क्या होता था कि जो अभिकारक थे ना और उत्पाद थे, उनके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं आ रही थी। इधर कितने हैं, Mg1 ऑक्सीजन 2, कितने हो गए 3। इधर कितने, Mg1 ऑक्सीजन 1 2, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये दोनों बराबर करने पड़ते हैं। अब क्यों करने पड़ते हैं वो भी बताया जाएगा। सब रखे थोड़ा सा। देखिए भाई, रासायनिक अभिक्रिया को हमें संतुलित करना पड़ता है। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण का, जिसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। अब एक मेन पॉइंट ये आता है कि भाई साहब संतुलित करना ही क्यों है। तो गर्मियों का सीजन चल रहा है यार, इसीलिए मैंने इसको भी, अपने बालों को भी साफ करवा लिया है। बहुत ही ठंडा ठंडा मजा आ रहा है। तो गर्मियों के सीजन में क्या चलती है भाई साहब, शिकंजी बहुत ज़्यादा पी जाती है ना। तो शिकंजी बनती कैसे है, सबसे पहले पानी लिया, पानी को गैस पे नहीं, पानी में बर्फ़ डाली चाय नहीं बनानी, शिकंजी बनानी है, बर्फ़ डाली, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 1 kg पानी लिया ना, लीटर नहीं, अब kg माप रहे हैं। 1 kg पानी लिया, उसमें आपने आधा kg बर्फ़ डाली, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1 kg पानी लिया, आधा kg बर्फ़ डाली भाई साहब, और आधा किलो आपने क्या डाला है, उसमें चीनी डाल दी, ठीक है ना। और अपने आधा किलो ही रस डाला है नींबू का, ठीक है ना, नींबू का रस डाला है। और आधा किलो आपने शिकंजी का मसाला डाला है। ये आप बना रहे हैं शिकंजी, देखिए साइंस पढ़ा रहे हैं या शिकंजी बनाना सिखा रहे हैं, ये मत कहना बस। अब टोटल कितना होना चाहिए, हमारी शिकंजी कितनी किलो बननी चाहिए, इन सब का टोटल बनना चाहिए योग, 1 2 किलो और 3 किलो। तो 3 किलो क्या बन जाएगी, हमारी शिकंजी बन जाएगी। अरे बन जाएगी क्या, नहीं यार बनी जाएगी भाई जब। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमने Mg1 लिया, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन का 1 अणु लिया, 2 अणु लिए, और बन रहे थे MgO। यहाँ पे तो 3 लिए थे, यहाँ पे 2 ही रह गए, 1 O कहाँ गया। अगर मैं ऐसे कर देता कि यहाँ पे 2.5 किलो ही शिकंजी बनी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब आधा किलो शिकंजी किसी ने पहले ही पी ली, इसका तो यही हुआ ना। तो यही बताना चाह रहा हूँ भाई, जितनी हमने, अब इनको क्या बोल सकते हैं हम, अभिकारक बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, उत्पाद बोल सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणु संख्या के बराबर होनी चाहिए। शिकंजी में जितने सामान लिए हैं उनका वजन शिकंजी के वजन के बराबर होना चाहिए। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है भैया, क्योंकि चोरी का काम नहीं चलेगा। अब देखिए, अब तो ये तो हो गया बहुत ही अर्थ, अब बताते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, आप नवीं कक्षा में आपने पढ़ा था, ओ सॉरी, नवीं कक्षा तो आपने हवा में उड़ा दी थी, है ना। थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब कर रहा है बाहर से। देखिए, नवीं कक्षा में हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये नियम क्या कह रहा है भाई साहब, कि अभिकारक है ना, अभिक्रिया में अभिकारक। अब आप ये ना मत बोलना अभिकारक क्या होते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो अभिकारक जो होते हैं और उत्पाद जो होते हैं, उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ना इसकी ज़्यादा ना इसकी कम, ना इसकी ज़्यादा ना इसकी कम, ठीक है ना, बराबर होनी चाहिए। शिकंजी के सामान का वजन और शिकंजी का वजन बराबर होना चाहिए। अब कहना क्या चाहता है ये, देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो रहा भैया, और ना ही विनाश हो रहा भैया। अर्थ क्या है इसका, उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब वजन समझ लीजिए आप फिलहाल के लिए, वह अभिकारकों के तत्वों का द्रव्यमान बराबर होता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और जितनी भी सारी अभिक्रियाएं सब इसका पालन करती हैं, करना पड़ता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम को आप ऊर्जा संरक्षण के नियम से रिलेट कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी प्रकार ये है, द्रव्यमान को ना तो खत्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं बस। देखिए, शिकंजी का सामान था, उससे हमने शिकंजी बनाई, बस रूप परिवर्तित हुआ है, चीनी घुल गई है और मसाला भी घुल गया है पानी में, बर्फ़ भी ठंडा कर दिया उसको, ये सब का रूप बदला है, लेकिन वजन नहीं बदला, बस
यही बताना चाहते थे। अब इसको आप छापें, मैं अगला तैयारी करता हूँ। तो अब तक हमें पता लग चुका है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब उनको संतुलित करते कैसे हैं ये हमको बताते हैं आपको। अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है आपकी कि भाई साहब सबसे पहली जो चरण है, हम चरणों में कर रहे हैं, हमने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है संतुलित करते कैसे है ना। तो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला स्टेप है कि प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाना है। अब बनाना क्यों है ये देखिए भाई, बॉक्स बनाने का मकसद क्या है। यहाँ पे मैंने देखो Fe के चारों ओर बॉक्स बनाया, H2O, Fe3O4, H2 सब पे एक बॉक्स बनाया हुआ है। इसका कारण क्या है कि जब हम संतुलित करते हैं ना तो इसको चेंज नहीं कर सकते। Fe के नीचे यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, ठीक है ना। या फिर H2O के नीचे अगर मान लीजिए 2 ऑक्सीजन इधर कम पड़ रही हैं तो इधर 2 नहीं लिख सकते भाई। लिख क्यों नहीं सकते, देखिए जब मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो ये क्या बन गया, ये तो कोई और ही एलिमेंट यौगिक बन गया H2O2, तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना। क्या ये H2O है, नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं बॉक्स बना देते हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख पाए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना कहाँ पे है, या फिर वजन बढ़ाना है तो किधर बढ़ाना है, केवल यहाँ पे बढ़ाना है, केवल यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है ना। यहीं पे लिख सकते हैं, मतलब परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन कहाँ कर सकते हैं, यहीं कर सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ कर देंगे तो भैया वही बदल जाएगा एलिमेंट ही। भैया देखो मान लीजिए आपने शिकंजी बनाई 1 किलो, आधा किलो कम पड़ गई तो ये तो नहीं उसमें मिट्टी मिला दोगे, नहीं मिला सकते ना भाई। तत्व तो वो शिकंजी थोड़ी बदल सकती है, शिकंजी ही मिलानी पड़ेगी। तो Fe2 है, इसको Fe है तो इसको Fe2 नहीं कर सकते, रहेगा Fe2 ही। बस क्या कर सकते हैं, Fe में 2 ले सकते हैं भाई साहब। भाई सेम चीज़ है, मिलाओ बराबर करना है। शिकंजी कम पड़ रही है और शिकंजी मिला दो, बराबर हो जाएगी ना। तत्व नहीं बदलना, ठीक है ना। तो ये बॉक्स किस लिए कि हम यहाँ पे परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन कहाँ करना है, यहीं पे करना है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा चरण क्या है कि भाई साहब असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की सूची बनाओ। भाई बना ली हमने, तत्व कौन सा है यहाँ पे, सबसे पहले Fe, फिर कौन सा तत्व वाला इधर चलना है H लिख लिया, H2 नहीं लिखना है। 2 क्या बता रहा है भाई कि H कितने हैं, 2। अब आगे क्या चलते हैं, बहन जी आओ, ये हमारे कुछ गधेड़े स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है, O को लिख लिया अपन ने। अब देखिए भाई साहब अभिकारक कौन से हैं इनमें, ये अभिकारक है। तो अभिकारक के परमाणु संख्या देखनी सबसे पहले। Fe कितना है, 1 ही है, अकेला बैठा भैया। H कितने हैं, H 2 है अभिकारक में। O कितने हैं, 1 है। सेम उत्पाद में Fe है, Fe कितना, हाँ Fe है 3, H है 2, O है 4, ठीक है ना। अब देखिए दिक्कत कहाँ है, संतुलित कौन नहीं है, देखिए ये 1 है, ये 3 है, असंतुलित है। ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये तो संतुलित है, ये तो बराबर है। ये 1 है और ये 4 है, तो बिल्कुल ही असंतुलित, ठीक है ना। तो संतुलित किसको करना है, Fe को और O को। अब देखिए भाई साहब एनसीईआरटी बोल रही है कि अगर आप सबसे अधिक परमाणु वाली यौगिक को संतुलित पहले करोगे तो आपको आसानी ज़्यादा होगी। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक कौन सा है, ये रहा। इसमें देखिए Fe 3 है, O 4 है, 7, सबसे ज़्यादा इसी के पास है और किसी के पास है ही नहीं। और क्या करना है कि उसमें भी वो देखना है जिसके सबसे ज़्यादा परमाणु है। सबसे ज़्यादा परमाणु किसके, O के। तो सबसे पहले किसको संतुलित करना है, O को। तो हम यहाँ लिख लेते हैं Fe प्लस H2O, तीर का निशान लगाते हैं, Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए O उधर 4 है लेकिन O इधर कितने हैं, O इधर अकेला है, ठीक है ना। O को संतुलित क्यों कर रहे हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, सॉरी। अब देखिए O को हमें 4 करना है भाई, इधर वजन ज़्यादा है इधर वजन कम है, बराबर करना है तो वजन किधर बढ़ाना पड़ेगा, इधर ही बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर होगा। तो भाई साहब इधर O है 4, इधर O है 1, इधर भी अगर ये दोनों बराबर करने हैं तो इधर क्या कर दूंगा मैं, 4 कर दूंगा। O इधर 4 हो गए तो क्या O संतुलित हो गया, क्या 4 4 संतुलित हो गया। अब ध्यान रखना ये सारणी बाद में दोबारा बनानी है, ठीक है ना। अगर पहली बात तो ये पेपर में ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको समीकरण देगा, उस समीकरण को संतुलित करके आपको लिख के आना है, ये सारणी बनानी नहीं है। ये तो सिर्फ समझने के लिए है कि मेथड क्या है उसका, है ना। तो वो हमने संतुलित कर दिया है। अब कौन सा संतुलित है, अब एक बात ध्यान देने की है कि भाई यहाँ O H कितने हो गए हैं, अब देखिए
4 दूनी 8। अब H हो गए हैं 8 और यहाँ H कितने हैं, यहाँ उत्पाद में H 2 ही हैं, तो उत्पाद में भी H कितने करने पड़ेंगे हमको, 8 करने पड़ेंगे। तो मैं क्या ऐसे लिख दूँ 4H2 8H, यहाँ भी 8H, ये भी संतुलित हो गया। अब क्या रह गया, अब बच गया भाई साहब Fe इधर 3 है इधर 1 है, सिंपल सी बात है, यहाँ 3 लगा दूंगा, ये भी 3 हो जाएंगे वो भी 3 हो जाएंगे और ये लो भाई हमारी होगी रासायनिक समीकरण संतुलित। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सीख गए होंगे कि संतुलित करते कैसे। अब एक खास बात है भाई अभिक्रिया करवाने की, जो आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। जो अगला चरण है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का, वो है कि भाई हमें इनकी अवस्थाओं को भी लिखना पड़ता है। मान लीजिए कि भाई अपन ने ये तो संतुलित कर दिया, ठीक है, मान ली आपकी बात भाई ये हो गया संतुलित, लेकिन हमें इनकी अवस्थाओं को बताना होगा। देखिए भाई यहाँ तो क्या है, अब मैं चरण लिख देता हूँ एक बार। अगला चरण है, चरण कौन सा था मेरे याद नहीं है, आप देख लेना, मेरे हिसाब से चौथा ही है। इसमें क्या करते हैं हम, भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखते हैं। अब पहली बात, भौतिक अवस्था क्या होती है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख के आए, नहीं तो अपनी एसएससी करवाएं। देखिए भाई साहब, भौतिक अवस्थाओं का संकेत लिखना जरूरी क्यों है। मान लीजिए भाई मैंने बताया कि चाय बनानी है और उसमें चाय डलता क्या क्या है, पानी डलता है और चाय पत्ती डलती है, दूध डलता है। मैंने बता दी भाई बना ला चाय। अब उसने क्या किया, पानी लिया ठंडा, उसमें चाय पत्ती डाल दी, उसमें दूध डाल दी, उसमें चीनी डाल दी, तो बन गई चाय? नहीं बनेगी ना, गर्म करना पड़ेगा। मतलब गर्म करने का मतलब उसको हीट देनी पड़ेगी ना, तो वो भी बताना पड़ेगा ना उसको कि हीट देनी है। तो यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अवस्था कौन सी लेनी है। अब पानी कौन सी अवस्था में लेना है, गर्म अवस्था में लेना, ठीक है ना, या फिर गैस अवस्था में लेना, क्योंकि भाप बन जाती है ना पानी की, गर्म करते हैं। तो यहाँ पे जब Fe की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं ना, तो ये ठंडे जल के साथ नहीं कर रहा है, ठंडे जल के साथ ये कुछ और बनाता है, ये आगे आएगा। तो ये क्या करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। अब भाप क्या होती है, जल की भाप क्या होगी, H2O ही होगी भाई, जल है तो जल की भाप ही होगी। बस फर्क क्या पड़ता है, पहले H2O क्या था, पास पास था, कब, जब द्रव था। अब गैस हो गया तो H2O क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे H2O के अणु, सिंपल है ना, रहेगा तो क्या H2O ही रहेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनकी अवस्थाओं को भी लिखना पड़ता है। अब अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्था होती है, एक होती है सॉलिड जिसको दर्शाते हैं S से, ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था लिक्विड, एक होती है गैस अवस्था। यहाँ पे H2O कौन सी अवस्था में लिया है, यहाँ लिया है ये गैस अवस्था में, इसलिए एक छोटे कोष्टक में G लिख देंगे। Fe कौन सी अवस्था में है, ये सॉलिड अवस्था में है, अरे लोहा तो ठोस ही होता है सबको पता है। Fe3O4 क्या है, ये भी सॉलिड है। H2 क्या है, ये गैस है भैया, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनकी भौतिक अवस्थाओं के संकेतों को भी लिखना बहुत ज़रूरी है। इनको नहीं लिखेंगे तो चाय तो बन के नहीं आएगी, कोल्ड कॉफ़ी बन के आएगी, वहाँ से कुछ और ही बन जाएगा, रायता बन जाएगा, और कुछ ही बन सकता है। रायता तो नहीं बनेगा, रायते में छाछ गिरती है, दूध नहीं डलता भाई। अब एक खास बात और है भाई कि भाई ये तो हमने लिख दिया कि अवस्था भी बता दी। अब मैंने बताया ना कि जगह अलग अलग हो सकती हैं। देखिए अपन मैं यहाँ हूँ, यहाँ तो चलो ठीक है ठंड नहीं है, पहाड़ पे क्या है, पहाड़ पे ठंड पड़ती है, हवा का प्रेशर भी अलग होता है, ठीक है ना। तो वहाँ चाय बनाएगा ना तो तरीका थोड़ा अलग होगा, वहाँ गर्म ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो वो भी बताना पड़ता है कि यहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी है, यहाँ कम एनर्जी देनी है, या फिर वहाँ दाब ज़्यादा है, यहाँ दाब कम है, तो उस हिसाब से दाब भी घटाना बढ़ाना पड़ सकता है। या फिर यहाँ पे चलो यहाँ पे पानी अच्छा है, यहाँ पे जल्दी चाय बन जाती है, वहाँ पे पानी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो बनने नहीं दे रहे, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उत्प्रेरक डालना पड़ेगा। उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि वो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देता है, तेज कर देता है। या फिर एक दूसरे तरह का उत्प्रेरक भी होता है जिसे उत्प्रेरक विष बोलते हैं, वो स्पीड को घटा भी देता है। तो क्या है, इनको भी लिखना पड़ता है कि कोई उत्प्रेरक तो नहीं आ रहा, अगर उत्प्रेरक आ रहा हो तो उत्प्रेरक दो, कुछ दाब तो नहीं लगाना पड़ रहा, प्रेशर, तो उस प्रेशर को भी लिख दो यहाँ पे, दाब, कोई ताप तो नहीं बढ़ाना पड़ रहा, हमें हीट तो ज़्यादा नहीं देनी पड़ रही, तो वो भी लिखते हैं। तो ये सब लिखना ज़रूरी होता है, तभी हमारी रासायनिक समीकरण का संतुलित पूरा होता है। वीडियो
अभी तक तो खत्म हो गई है शायद, अगर मैं ट्राई करूँगा कि आपको क्वेश्चन करा दूँ एक दो। ये तो हमारा हो ही गया, चलो लिख लो अब।